वंदे मातरम। सत्ता के टेम्परेचर में आपका स्वागत है। मैं हूं परविंदर गोस्वामी और आज हम सत्ता के टेम्परेचर में बात करेंगे कांग्रेस नेता शशि थरूर के एक बयान की, और बयान भी ऐसा कि एकदम सुर्खियां बन जाए। जी हां, लेकिन जिस तरीके से ये बयान दिया गया है उससे बहुत जगह हलचल है, हलचल के साथ साथ बहुत ही बड़ा विरोध भी है। लेकिन जिस तरह लाहौर थिंक पेस्ट के मंच पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल होकर उन्होंने जो कुछ कहा वह सामान्य नहीं है। थरूर का बयान किसी भी मकसद से हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रतिष्ठा को गिराता है भारत की। क्या थरूर जो बोल गए भारत में वाकई ऐसे हालात हैं या बात कुछ और है? क्योंकि लगातार क्रमबद्ध तरीके से कुछ चीजें आ रही हैं, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला का बयान हो, चाहे वो शशि थरूर का बयान हो। इसी पर आज हम सत्ता के टेम्परेचर में तापमान नापेंगे और हमारे साथ सभी खास मेहमान बने हुए। उससे पहले पेश है एक खास रिपोर्ट। Actually, it's paradoxical that the government in India is not doing well, and people realize they're not doing well in terms of managing COVID, whereas the government was not only complacent, the following month they invited President Trump. अगर ऐसे हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे तो हमें दुश्मनों की क्या आवश्यकता है? अगर हमारे घर के सदस्य ऐसे होंगे तो हमें बाहर वालों की क्या आवश्यकता है? शशि थरूर कांग्रेस के उन नेताओं में हैं जो बौद्धिक और पढ़े लिखे माने जाते हैं, जिनकी शिक्षा दीक्षा यूरोप में हुई है। उनके तौर तरीके, जीवन शैली में भी पूरी तरह यूरोपीय छाप है। ऐसे नेताओं से अपेक्षा यही रहती है कि वे हमेशा संतुलित बोलते हुए भारतीय राजनीति को अपनी दिशा देंगे। लेकिन शशि थरूर जब भी बोले बिगड़े बोल बोले। यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन मामला तब संगीन हो जाता है जब देश की सर्वोच्च संस्था का सदस्य चीन पाक जैसे देशों के मंचों पर जाकर ऐसी बातें कह दे जिससे भारत की प्रतिष्ठा पर आंच आए। जाहिर है धनुष के कमान से निकले तीर की तरह ऐसे शब्दों को लपक लिया जाता है, खासकर अगर वे ऐसे पड़ोसी देश हों जिनसे सीमाओं पर गहरी तनातनी चल रही हो। जबकि भारत की दुनिया में प्रतिष्ठा इसी बात की है कि हमारा लोकतंत्र सबको समान भाव से देखता आया है। पिछले कुछ समय से देखने में आया है कि हमारे देश में एक मानसिकता के साथ तैयार हुए बौद्धिक नेता, यहाँ तक कि कुछ कलाकार भी देश विदेशों में मंच सेमिनारों में जाकर अनर्गल बातें कराते हैं। बेशक उन्हें वहाँ तालियां मिलती हैं, लेकिन वे भारत के लिए काफी कुछ अहित कर जाते हैं, खासकर तब जबकि वे बिना तथ्यों के अनर्गल बातें कर जाते हैं। लाहौर थिंक फेस्ट में पाकिस्तान की तारीफ करते करते वह ऐसा कुछ बोल गए कि उस पर कोई नहीं बल्कि उनके ही अपने भाई डॉक्टर जय थरूर ने ही कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि शशि थरूर को पाकिस्तान के पत्रकार से पलटकर पूछना चाहिए था कि वहां हिंदुओं और सिखों पर क्यों अत्याचार हो रहा है। लेकिन इसके विपरीत उन्होंने अपने देश भारत पर ही गोला दाग दिया कि भारत में एक दूसरे से डर का माहौल बनाया जाता है। शशि थरूर ने यहाँ तक कह दिया कि कोरोना महामारी के दौरान भी यहाँ भेदभाव देखा गया जब तबलीगी जमात का मुद्दा उठा। लाहौर थिंक फेस्ट जैसे मंच भारत के लिए अच्छी भावना नहीं रखते। ऐसे में शशि थरूर का वहाँ पहुँचना और बिना आधार भारत पर टिप्पणी करना दुर्भाग्यपूर्ण है। यह जरूरी है कि राजनीतिक पार्टियों को अपने नेताओं के ऐसे बयानों पर मूक नहीं रहना चाहिए। कांग्रेस ये कहकर किनारा नहीं हो सकती कि यह थरूर का निजी बयान है। शशि थरूर कांग्रेस के बड़े नेता हैं और पार्टी के सांसद भी हैं। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और इसी पर हमारे साथ खास मेहमान सभी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ विपिन शर्मा है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ मनोज त्यागी हैं, आपके प्रवक्ता हैं, अधिवक्ता हैं। और हमारे साथ मथुरा दत्त जोशी जी हैं, उत्तराखंड से प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। और हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हैं नेहा शालने। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आना चाहूँगा विपिन शर्मा आपके पास, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक हैं और ये राजनीति की बात है कि लगातार आप देखेंगे कि पिछले कुछ दिनों से बयानबाजी इस तरीके की आ रही है कि कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे कि जो बिहार चुनाव है और आने वाला समय जो बंगाल चुनाव को हम देख रहे हैं, ये उसके दृष्टिगत है या वास्तव में नेताओं के बोल बिगड़ने लगे हैं? जी देखिए, बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक तरफ कोरोना का संक्रमण जिसके साथ हम जूझ रहे हैं इस समय, वैश्विक महामारी का दौर है, कितनी बड़ी चुनौती है देश के सामने, क्योंकि अभी कोई रोकथाम आया नहीं है। उधर दूसरी तरफ चीन बाज आने का नाम नहीं लेता। चीन का अतिक्रमण, वो अलग बात है कि ये 2020 की हिंदुस्तानी सेना है जो मुंह तोड़ जवाब देने की क्षमता रखती है। लेकिन यहां पर जब खुद के देश के कुछ जयचंद जब बाहर खाते यहां हैं और गीत अगर वहां के गाएंगे तो ये क्या शोभा देता है? आप खुद बताइए। जब आप अपने सेना के मुखिया को सड़क का गुंडा बोलते हैं और सर्जिकल स्ट्राइक के प्रूफ मांगते हैं, कुछ लोगों ने तो सर्जिकल स्ट्राइक को सर्जिकल स्ट्राइक करार दे दिया था,
तो कुछ मामले परविंदर जी मैं बोलना चाहूंगा जो राष्ट्र हित के होते हैं, सवाल जवाब पूछने का हक है, लोकतंत्र की खूबसूरती है, विपक्ष को घेरना चाहिए सरकार को, सत्ता में जो बैठे हैं, लेकिन कुछ मामले जो राष्ट्र हित के होते हैं वहां एक कदम से कदम मिलाना चाहिए, सुर में सुर मिलाना चाहिए। अब आप खुद समझिए इसका फायदा क्या मिलेगा। क्या हमने पाकिस्तान में हीरो बनना है? क्या हमने चीन में हीरो बनना है? एक तरफ फारूक अब्दुल्ला वो बेबुनियाद बात बोल के चले गए, उन्होंने बात बोला कि देखिए 370 बहाल करना पड़ेगा, उसके लिए चाहे चीन की मदद ले लें। ऐसे समय में आप सोचिए, मैं सबसे बड़ी अहम बात बोलने जा रहा हूं, ऐसे समय में ये बयान आते हैं जब हमारी भारतीय सेना विपरीत परिस्थितियों में 14,500 ऑल्टीट्यूड पे जब वो काम कर वहां पर तैनात हैं, अपनी जान की बाजी लगाकर अपने परिवारजनों से दूर, वहां पर आप सोचिए उनके मनोबल पे क्या बीतती होगी। यहां पर हमारा 130 करोड़ देशवासियों का दायित्व बनता है कि हम अपने फौज का मनोबल 7वें आसमान पर रखें। ये हम सबका दायित्व है, ये किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। लोग समझ नहीं पा रहे या समझना नहीं चाहते। मनोज त्यागी जी, अगर आप देखें तो बीते दिनों में एक चलन सा हो गया है राजनीति के अंदर कि शायद अगर आप चर्चा में नहीं और चर्चा में आना है तो आप कुछ भी बोल दीजिए और ऐसे बोलिए जो बहुत सारे लोगों को आहत कर जाएं, और खासकर वैसे बोल होने चाहिए कि भावनाएं आहत हो और भड़काव हो। तो इस तरीके की बयानबाजी को लेकर क्या राय है आपकी, क्योंकि आप पार्टी से आप हैं, और जिस तरह शशि थरूर ने वर्तमान के हालात में पूरे विश्व के अंदर भारत का डंका बज रहा है इस बात को लेकर कि यहां कुछ भी हो लेकिन लोगों के अंदर देशभक्ति कूट कूट के भरी है, हर मुसीबत से लड़ना जानते हैं। ऐसे में अगर ऐसे बयान आएंगे तो क्या वास्तव में ये राजनीतिक बयान सही है, और क्या ऐसे राजनेताओं को कहीं ना कहीं सोचना नहीं चाहिए कि वो जिस देश के अंदर खा रहे हैं, जिस देश के अंदर रह रहे हैं, इस तरीके की बयानबाजी कर क्या संदेश देना चाहते हैं वो इस युवा पीढ़ी को? जी शशि थरूर जी की जो ये नापाक हरकत पाक में जाके की है, मुझे तो लगता है कि इनको पाकिस्तान की नागरिकता ले लेनी चाहिए और पाकिस्तान में जाके चुनाव लड़ें। इनको ये शर्म नहीं आई जरा भी। 1956 को लंदन में जन्मे हुए व्यक्ति हैं ये, और इनको भारत में इतना सम्मान दिया कि जो देश का जहां कानून का निर्माण होता है उस संसद के माननीय सांसद यहां की जनता ने इनको चुना। और मुझे तो बड़ा ताज्जुब हो रहा कि कोफी अन्नान जैसे महान नेता के साथ काम करने वाला व्यक्ति इस तरह की जहरीली जुबान वहां पर जाके बोलेगा। इनको शर्म नहीं आई। वहां पर पाकिस्तान का जो वजीर आजम था उससे पूछते कि भी यहाँ के जो भारत से जो यहाँ के हिंदू रह रहे हैं, जिनको माइनॉरिटी बोला जाता है वहां पर, उनके साथ उनके कौन से हक हकूक की बात वहां की जो मरकजी हुकूमत है वो कर रही है। इनको पूछना चाहिए था हमारे सिख भाइयों के लिए। अभी सिख भाइयों के लिए जो गुरुद्वारा बना उसकी भी खबरें सबने पढ़ी होंगी, किस तरह से वो कुछ ही दिनों में क्षतिग्रस्त हो गया। तो शशि थरूर जैसे जो नेता हैं एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह की जो जहरीली जुबान बोलते हैं वो कहीं ना कहीं सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। मैंने पहले भी बोला था कि ये राजनीतिक अज्ञातवास काट रहे वो तथाकथित नेता होते हैं जिनका मकसद सिर्फ एक ही होता है कि मीडिया से कैसे सुर्खियां बटोरी जाएं। मथुरा दत्त जोशी जी भी हैं। मथुरा दत्त जोशी जी, आपके सामने आपका स्टैंड भी आपके सामने क्लियर है, कोई भी इस तरीके की बयानबाजी का समर्थन नहीं करेगा। उसके बाद भी अगर आप देखें लगातार बोल बिगड़ते गए, लेकिन जो आला कमान ने कार्रवाई करनी चाहिए उस तरीके की कार्रवाई कभी नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक समर्थन होता है, वो समर्थन इस तरीके के बयानों को देखने से लग जाता है कि जो आला कमान है उसकी कहीं ना कहीं शय है, और इसी को लेकर बहुत सारे विवाद और बातें होती चली जाती हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, और इस तरीके के बयान की जगह भारत के अंदर कैसे देखते हैं आप? क्योंकि बहुत ही अहम बात यह है कि आज चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे सपा है, बसपा है, या कोई भी दल है देश का, वो जूझ रहा है। कोरोना के साथ सब लड़ रहे हैं। ये बात अलग है कि हम जीतेंगे कब या जीत जाएंगे, या बहुत कुछ उसमें सवाल हैं, लेकिन क्या राजनेताओं को ऐसी छूट मिलनी चाहिए कि वो जब चाहे जहां चाहे बोल दें, मंच भी ना देखें आप बोल कहां रहे हैं? जी मथुरा दत्त जोशी जी। देखिए गोस्वामी जी, निश्चित रूप से पूरा राष्ट्र कोरोना वायरस से जूझ रहा है, और हर व्यक्ति, हर राष्ट्र का हर नागरिक जो सरकार ने जो एडवाइजरी तय की है उसका पालन कर रहा है, उसके अनुसार अपनी जीवन शैली वो जी रहा है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, सरकार के खिलाफ कोई नहीं है।
अब जहाँ तक आपने इस मुद्दे पर डिबेट रखी है, सतीश थरूर जी निश्चित रूप से बहुत वरिष्ठ नेता हैं, भारत की संसद के सदस्य भी हैं, दूसरी तीसरी बार के सदस्य हैं और केंद्रीय मंत्री भी रही हैं और यूएनओ में कोफी अन्नान जैसे व्यक्ति के साथ काम कर चुके हैं। और किस तरीके से उनके बयान को आप लोग लेते हैं, ये आप लोगों का अपना नज़रिया हो सकता है। क्या उन्होंने कहा है, किस संदर्भ में उन्होंने कहा है, किस तरीके से उन्होंने कहा, कि मैंने उनकी पूरी क्लिप तो अभी देखी नहीं ना, आपके यहाँ से कोई उसमें कोई सुना है, आपके यहाँ से भी कोई ऐसी क्लिप उनकी आई नहीं कि उन्होंने क्या बात ऐसी कही है, किस संदर्भ में कही है। लेकिन जहाँ तक आपने कहा कि तबलीगी जो बात उन्होंने कही है तबलीगियों के संबंध में, वो तो आपने सबने देखा, पूरे राष्ट्र ने देखा कि भाई वो आप 16 तारीख मार्च में 11 तारीख से मार्च में छुट्टियां हो गई थी और दिल्ली में तबलीगी जमात को सम्मेलन करने की परमिशन किसने दी और क्यों दी, और उसके बाद उनको जिस तरीके से दिल्ली से छोड़ा गया, उस क्या नहीं कहा सरकार ने, सरकार के लोगों ने क्या नहीं कहा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या नहीं कहा, किस तरीके से जिम्मेदार ठहराया, उसको आप भी नहीं निकाल सकते, हम भी निकाल सकते, कोई भी नहीं निकाल सकता है। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ ये सब आपके सामने है, कहाँ किस तरीके से किसका उपयोग किया गया ये सब आपके सामने है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि शशि थरूर साहब ने किस संदर्भ में ये बयान दिया, क्योंकि मेरी पूरी जानकारी में ये बयान नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ से भी जब ब्रीफिंग हुई तो उसमें उसको उनका कोई बयान आपके यहाँ से भी नहीं सुनाया गया कि उन्होंने किस तरह के बयान दिया, क्या दिया। और विदेशी मामलों के जानकार व्यक्ति हैं, शशि थरूर कोई सड़क चलते व्यक्ति नहीं है। अगर उन्होंने कोई बात कही तो सोच समझ के कही होगी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं और उसके बाद उनके बयान को देखा जाएगा कि किस संदर्भ में बयान कहा है, क्या कहा है, ये सब देखा जाएगा। जहाँ तक कहा कि आपने तबलीगी जमात की जहाँ तक बात की, उन्होंने कहा कि हाँ, ये शब्द जो मैंने आप ही के मुंह से अभी सुने हैं कि उन्होंने कहा कि उनका राजनीतिक उपयोग किया गया कोरोना जैसी महामारी में। आप निश्चित रूप से ये तो तय है कि भारत की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने उनका उपयोग किया और जगह जगह ये प्रचारित किया कि तबलीगी जमात कोरोना संक्रमण को फैला रही है और उसका संक्रमण को आगे बढ़ा रही, ये सब के सामने कहा गया ही, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, सब जगह कहा, उन जगह जगह उनकी। अब सवाल इस बात का है कि तबलीगी जमात को दिल्ली में जमा होने की परमिशन किसने दी, सम्मेलन करने के लिए विदेशी नागरिकों को परमिट किसने दिए, पासपोर्ट किसने जारी किए, वीजा किसने जारी किया, ये बड़ी बात है, ये सोचने की बात है, इसमें विचार करने की बात है। लेकिन उसके बाद अगर उसका उपयोग आप करेंगे तो निश्चित रूप से सवाल भी खड़े होंगे, निश्चित रूप से उसमें बहस भी होगी, निश्चित रूप से उसमें कोई न कोई व्यक्ति कोई न कोई टिप्पणी उसमें करेगा। जी बिल्कुल होगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि सवाल भी खड़े होने चाहिए, बहस भी होनी चाहिए। नेहा जी क्या कहना चाहेंगी आप, क्योंकि शशि थरूर जी जिस तरीके से मथुरा दत्त जोशी जी भी कह रहे हैं कि वरिष्ठ नेता है, विदेश राज्य मंत्री रह चुके हैं और आप देखेंगे कि बहुत बड़ा कद है उनका और वो जो बोल रहे हैं वो बड़ा सोच समझकर बोले होंगे, तो बहुत सारे सवाल तो खुद मथुरा दत्त जोशी जी ने भी खड़े कर दिए। कैसे देखती हैं आप इन सब बातों को, क्या कहना चाहेंगे आप नेहा जी? जी जैसे जोशी जी ने भी कहा कि वो हमारी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, विदेश मंत्री भी रह चुके हैं और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि फिर भी वो ऐसा बयान देते हैं। मतलब कि कोई भी कुछ भी बोल सकता है, उसके बाद कहें कि मेरा व्यक्तिगत बयान है। मतलब आप आला कमान इतने बड़े पोस्ट पे हो के कि आप सांसद भी हैं और एक ऐसे देश में जो हमारा पड़ोसी मुल्क हमारा दुश्मन है, आज भी दुश्मन है, हमारे सैनिकों के सिर काट के ले जाता है, जिसे शर्म नहीं आती, उसके देश के प्लेटफॉर्म पे आप हमको बोलते हैं कि हम मुसलमानों के साथ भेदभाव करते हैं। हिंदू, कितनी शर्मनाक भेदभाव है, तभी 25 करोड़ है। अगर भेदभाव नहीं करते तो क्या आप 100 करोड़ कराना, मतलब आप क्या बोलते हैं कि 100 करोड़ हो, शर्म नहीं आपको आती? भेदभाव का मतलब होता है जो पाकिस्तान में हो रहा है, 5 वहां पर 1% है। वैसे तो आप इनको अल्पसंख्यक, मुझे समझ नहीं आता आज तक कि कांग्रेस हमेशा जान के अल्पसंख्यक क्यों कहती है। 5% से ज्यादा की आबादी का जो भी कोई भी रिलीजन होता है उसे अल्पसंख्यक नहीं माना जाता, तो क्यों अल्पसंख्यक बोलते हैं? उन्हें समानता का
जो सबको समानता का अधिकार देता है। आपको अगर हमने वोट मतलब जो एक हिंदू को दिए जाते हैं, जैसे कि पासपोर्ट बनता है, तो जो उसके पासपोर्ट पे लिखा जाता है नेशनैलिटी इंडियन, वही मुसलमान के पासपोर्ट पे लिखा जाता है। ये थोड़ा लिखा जाता है नेशनैलिटी मुस्लिम, ये कौन लिखता है? आप मुझे बताइए। तो तोड़ तो आप रहे हैं देश को खराब ऐसे प्लेटफॉर्म पे ले जाके जहां पता है कि इंटरनेशनल मीडिया इस बात को जरूर उठाएगी, क्योंकि शशि थरूर जी ने बोला है, कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बोला है, सांसद ने बोला है। तो इस बात को जो है हर मीडिया और स्पेशली पाकिस्तानी मीडिया भुनाएगी, लेकिन इनको शर्म नहीं आती। ये बाद में बोल देंगे जी ये हमारा व्यक्तिगत बयान था। अरे भाई व्यक्तिगत है तो आप घर पे ही बैठिए ना, घर पे बयानबाजियां करें, अपने नौकरों से करिए, अपने चाकरों से करिए। देश के बारे में आपको कोई बयान करने का कोई हक नहीं है, व्यक्तिगत बयान करने का, अगर ऐसे फालतू के बयान आपने करने हैं। ये कोई बात हुई? आप वहां पर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आप लखनऊ के उसमें जाते हैं, पहले तो पड़ोसी मुल्क के प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं और फिर वहां की मीडिया से आप ये बकवास करते हैं कि ये देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष देश नहीं रहा भाजपा के आने के बाद। अरे भाई आप मुझे बताइए ना, एक मुसलमान के पासपोर्ट पे भी नेशनलिटी इंडियन है, एक हिंदू के पासपोर्ट पे भी, एक क्रिश्चियन के पासपोर्ट पे, एक सिख के पासपोर्ट पे भी है, तो आप कैसे बोल रहे हैं धर्मनिरपेक्ष नहीं है हमारा देश? तो आप बयानबाजियां अपनी छोड़ दीजिए, और अगर आपका व्यक्तिगत बयान है तो आपको माफी तब भी मांगनी चाहिए मीडिया के सामने आके कि ये मैंने गलत कहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है हर धर्म की उतनी इज्जत की जाती है जितनी की, अगर किसी हिंदू की जितनी इज्जत है उतनी मुस्लिम की है। हमारे यहाँ भाईचारा है। आप पाकिस्तान में जाइए, मैं तो कहती हूँ एक बार देख के आइए वहां जो हिंदुओं का हाल है। 1% होने का मतलब ही आपको समझ आ जाएगा कि वहां क्या किया जाता है। लड़कियों से जबरन शादी करा ली जाती है, उनका धर्म परिवर्तन करा जाती है। यहाँ आज तक एक भी किस्सा मुझे बताइए कि किसी ने धर्म परिवर्तन करा के जबरदस्ती शादी की हो, बताइए। तो आप हिंदुओं की आस्थाओं से क्यों खेलते हैं? आपको मजा आता है? बिल्कुल, बहुत सारे सवाल हैं नेहा जी, जिस तरीके से आपने सवाल पे सवाल, और देश में चल क्या रहा है इसी पर सबसे ज़्यादा सवाल हैं। और विपिन शर्मा जी, अगर बात करें, आप लगातार आप भी देख रहे हैं कि क्यों हमारी राजनीति हिंदू मुस्लिम पर जाकर अटक जाती है। आप देखेंगे लगातार विपिन कि जिस देश में भाईचारे की बात होती है, जिसकी आज़ादी की नींव का नारा ही था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, जिसे कहा जाता है यहाँ पर चाहे हिंदू हैं चाहे मुसलमान हैं, सब आपस में भाईचारे से रहते हैं। जरूर है कुछ नेतागणों को ये बात जो है पचती नहीं है, और शायद वहाँ इस तरीके के आंकड़े दिए जाते हैं या इस तरीके की बयानबाजी हो कि कहीं ना कहीं डिवाइडेशन, तो जो अंग्रेज कर रहे थे वो आज आप लोग भी कर रहे हैं, तो कहाँ किस दिशा में ले जा रहे हैं? आप क्यों विकास की बात नहीं करते? देखिए ऐसा परविंदर जी 100 बातों की एक बात कि हिंदुस्तान में एक प्रथा रही है, एक रिवायत रही है जिस पे हम बहुत नाज करते हैं, बहुत फक्र है। उसको कहते हैं फूल वालों की सैर, जो हिंदू और मुसलमान भाइयों की एकता का प्रतीक रही है। और आप देखिए, एक तरफ जब 9 नवंबर 2019 को ऐतिहासिक निर्णय दिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर का, वहां पर ऐसा अंदेशा जताया गया था, क्योंकि कोई ना कोई तो कारण था कि जब अयोध्या नगरी को आपने छावनी में तब्दील कर दिया और 144 की धारा लगाई गई, लेकिन कितनी अच्छी नजीर पेश करी हिंदुस्तानियों ने, पूरे हिंदुस्तान की आवाम ने, जब हमने यहां पर एकजुट होकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को सर माथे लिया। तो यहां पर यही बात है, हमने मंदिर मस्जिद से आगे विकास को तवज्जो देनी है। लेकिन कितने दुख की बात है कि आप छोटे छोटे मुद्दों को लेकर भी भ्रमित करते हैं, बरगलाते हैं। अगर आप नागरिक संशोधन कानून की बात करें तो वो तो नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता छीनने का तो कानून ही नहीं है। और मैं बड़े विश्वास के साथ, बड़े जिम्मेदारी के साथ एक बात बोल सकता हूं, पूरे विश्व में हिंदुस्तान एकमात्र देश है जहां पर अल्पसंख्यक वो बिल्कुल महफूज है, सुरक्षित है। तो ये तो आप अगर बाहर के देशों में जाएंगे, बाहर के मुल्कों में देखेंगे, तो आप समझेंगे कि हिंदुस्तान कितना अच्छा देश है और यहां पर अल्पसंख्यक बहुसंख्यक सब मिलकर रहते हैं। लेकिन बिल्कुल ठीक कहा, मैं आपसे इत्तेफाक रखूंगा कि कुछ लोगों को ये बातें पचती नहीं है। उनका जो वर्चस्व की लड़ाई है, वजूद के लिए, वो ये चाहते हैं ऐसे उनकी राजनीति चलती रहे। बिल्कुल दुख की बात है। मगर मनोज जी, जिस तरह से विकास के ऊपर बात होनी चाहिए, लेकिन आप देखेंगे लगातार विकास की बात तो अब दूर की हो गई। हर आदमी को पहली तो लालसा ये है किसी तरह ऐसे बयान दूं कि जो मीडिया में चर्चा बन जाए, और उसे अपने पद की गरिमा को भी देखना चाहिए। आप ये देखिए कि लगातार अभी भी, आज भी फारूक अब्दुल्ला साहब के ऐसे बयान आए हैं, उसके बाद शशि थरूर साहब,
और भी बहुत सारे लोग हैं। कल भी हम एक मुद्दा लगातार उठा रहे हैं। कुर्बानी देने की जी बिल्कुल, मैं आपके पास आ रहा हूं। तो मनोज, जिस तरीके से बातें हो रही हैं, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जो विकास है वो विकास अब दूर होता जा रहा है, और जो अंग्रेज चाहते थे, जो करते थे, उसी तरीके के हालात दोबारा से देश के अंदर बनते दिख रहे हैं? क्योंकि रोज ऐसे बयान आएंगे तो कहां हम भाईचारे की बात कर रहे हैं भाई? कहां पे भाईचारा? तो निचले लेवल पे है, नेता तो भाईचारे को रहने ही नहीं देना चाहते। देखिए ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। देखिए ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है जो आज भारतीय राजनीति में शब्दों की जो शुचिता एकदम गायब होती जा रही है, और असंसदीय भाषा का जो निरंतर जो प्रयोग ये तथाकथित सस्ती लोकप्रियता हासिल करने वाले हमारे नेता ले रहे हैं, ये बहुत ही विडंबना की बात है। और मैं जानता हूं कि ये जब तक जारी रहेगी, जब तक 2-4 पर मुकदमे नहीं होंगे दायर। देखो, कानून के हम विद्यार्थी रहे हैं। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये नहीं कि आप किसी की भी मानहानि करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप जहां राष्ट्र की एकता और अखंडता आपके बयानों से खतरे में पड़ती हो, ऐसा कोई बयान नहीं देंगे। अरे दूसरे दुश्मन मुल्क की धरती पर जाकर अपने देश के प्रति ऐसी नफरत वाली बातें करना, तो देश के उन शहीदों की शहादत को गाली दे रहे हैं आप उन शहीदों की विधवाओं से जाके पूछिए। जिसका लाल शहीद होता है ना, उस पीड़ा को वो समझ सकता है। ये एयर कंडीशन में बैठने वाले लोग, ये विदेशी यात्राओं में घूमने वाले लोग। और एक चीज और बता दूं, अभी कांग्रेस के मित्र अभी बोल रहे थे कि बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं, विदेश में पढ़ लेना, विदेश में जन्म ले लेना, ये अपने आप में बुद्धिमत्ता का परिचायक नहीं है। परिचायक तो आपके शब्दों से झलकती है, आपके व्यवहार से झलकती है। और कांग्रेस की तो एक कल्चर बन गई है, इनका नेता कुछ भी बदजुबानी कर दे, उसमें जब फंसने वाली बात आती है जी, ये तो नेताजी के व्यक्तिगत बयान थे। क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं कि आखिर विकास के ऊपर राजनीति कब होगी? कब ये बात होगी कि वोट विकास के नाम पर पड़े? कब ये बात होगी कि मुद्दा विकास होना चाहिए? आज जैसे भी हो, हम ये नहीं कहते सभी दलों के हालात उलट पुलट हैं। कोई भी दल ऐसा नहीं है जहां ऐसे बयान देने वाले लोगों की कमी हो, हर जगह है, और ऐसे बयानों का कोई भी समर्थन नहीं करता। लेकिन एक ही बात है कि आखिर इन सब चीजों से अलग हटकर विकास पर बात कब हो? जी मथुरा दत्त जी। निश्चित रूप से आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। आज देश की जो राजनीतिक परिदृश्य है, उसमें विकास के नाम पर कहीं पर कोई बात नहीं हो रही है। देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर कोई बात नहीं हो रही है, देश में बेरोजगारी पर कोई बात नहीं हो रही है, देश में महिलाओं पर अत्याचार पर कोई बात नहीं हो रही है। निश्चित रूप से नहीं हो रही है। आप देख रहे हैं, हम सब लोग देख रहे हैं, पूरे सिनेरियो, राजनीतिक सिनेरियोज को देखते हैं। आपके मीडिया में भी इस मामले में कहीं पर भी बहुत कम चैनल्स में इसमें डिबेट हो रही है कि भाई महंगाई का क्या होगा, बेरोजगारी का क्या होगा, अर्थव्यवस्था का क्या होगा, जीडीपी का क्या होगा, कल के दिन हम कहां से किस तरीके से रोजगार की व्यवस्था करेंगे, नौजवान को कहां पे हम उसको रोजगार दें, कहीं पे इसमें निश्चित रूप से बात नहीं हो पा रही है। ये दुर्भाग्य है इस देश का, और इस देश के लोकतंत्र का भी दुर्भाग्य है, और इस देश की राजनीति का भी दुर्भाग्य है। ये देश निश्चित रूप से, मैं जो पैनलिस्ट बैठे हैं, ठीक है, उनकी अपनी अपनी बात है, अपनी अपनी भावनाएं हैं, वो हर व्यक्ति को अपनी बात कहने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है, वो अपनी बात कह सकता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज हर मामले में, मैंने जैसे पहले भी कहा, मैंने पहले ही सवाल खड़ा किया कि 6 तारीख मार्च से होली की छुट्टियां हो गई थी, 6 तारीख से 11 तारीख तक छुट्टी रही। आपने 16 तारीख मार्च को तबलीगी जमात को दिल्ली में इकट्ठा होने का समय किसने दिया? उसके बाद किसने क्या कहा जब तबलीगियों को वहां से छोड़ा गया, चाहे वो कहीं भी राज्यों में भेजे गए? उसके बाद आप भी घुमा फिराकर सब जगह एक ही बात रह जाती है कि किसी भी तरीके से हम हितैषी, किसी भी एक, मैं कहूँगा कोई भी एक तबका है, उस तबके के लिए सबसे ज्यादा ये दिखाना सभी दलों को कि हमारे से ज्यादा बड़ा हितैषी कोई नहीं। नेहा, क्योंकि समय कम है और अंतिम में आप ही से ले रहा हूं कि जिस तरीके से, अगर चरणबद्ध तरीके से मैं 2-3 चीजें आपसे बताऊं। पहले फारूक अब्दुल्ला का बयान चीन को लेकर, उसके बाद शशि थरूर का बयान पाकिस्तान को लेकर, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि ये एक
चरणबद्ध तरीके से कोई ना कोई एक ऐसा राजनीतिक हथकंडा है कि ये किस तरीके से कहीं से भी ऐसी स्थिति आए कि कैसे ना कैसे करके जो बिहार चुनाव है या बंगाल चुनाव है या जो वोट की राजनीति है, ये उस ओर इशारा करता दिख रहा है कि आने वाले समय में हमें ऐसे और भी बयान देखने को मिल सकते हैं। जी इन नेताओं को क्या है कि देसी मीडिया, जो हमारे देश की मीडिया है, वो शायद प्लेटफॉर्म नहीं देती, और विदेशी मीडिया, चाहे वो चीन की हो चाहे वो पाकिस्तान की हो, वो इनको प्लेटफॉर्म दे देती है। अब ये बौखला जाते हैं, वो कहते हैं ना, ऐसे भूखे हैं पब्लिसिटी के कि जैसे वो वाली मीडिया इनको मौका देती है तो सोचते हैं सारा जहर उगल दे, सारा अपना जहर उगल देते हैं जो इनका देश के खिलाफ और हिंदू लोगों की आस्थाओं के खिलाफ जो इनका जहर है वो उगल के सामने आ जाता है। ये जब इनको प्लेटफॉर्म दिया जाता है, मतलब ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जैसे कि जोशी जी ने भी कहा, औरतों का मुद्दा क्यों नहीं उठाते, जॉब का मुद्दा क्यों नहीं उठाते। अरे भाई, हम कह तो रहे उठाओ ना, आपको प्लेटफॉर्म मिला, आपके नेताओं को प्लेटफॉर्म मिला, शर्म नहीं आती उनको? वो ये मुद्दे क्यों नहीं उठाते? उनको प्लेटफॉर्म मिला तो उन्होंने हिंदू आस्थाओं को ही टारगेट करना है, उन्होंने यही दिखाना है हिंदू बुरे हैं, हिंदू बुरे हैं, हिंदुस्तान बुरा है। तो ये देश जो है समझ रहा है, उनको कभी माफ नहीं करेगा कांग्रेस को। वो पहले भी देशद्रोही थे, आज भी देशद्रोही हैं, आगे सुधर जाएंगे तो अच्छा है, नहीं तो उल्टे पैर की खानी पड़ेगी इलेक्शंस में। ये मेरी एक नसीहत है, जो ध्यान में रखेंगे तो अच्छा है, नहीं रखेंगे तो फिर भगवान भरोसे जो मर्जी करें। लेकिन इन लोगों के ये भूखे हैं मीडिया के, इनको हिंदुस्तानी मीडिया की तो सब बात करते हैं, सड़कों पे उतर जाते हैं, लेकिन सब बात करते हैं, सड़कों पे उतर जाते हैं, लेकिन अपने दायित्व समझते हैं क्या कुछ लोग कि ऐसे वक्त में जब ये चीन अपनी हरकतों, नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा और एक बहुत बड़ी चुनौती पेश कर रहा है। स्थिति क्या है विपिन जी? विपिन जी किसके लिए अपनी जी सभी देखिए, क्योंकि बिल्कुल मनोज जी, विपिन जी और मुखरादत्त जोशी जी, नेहा जी, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन हम किसी भी ऐसी बात का, ऐसी चीज़ों का समर्थन नहीं करते जो कहीं ना कहीं देश की भावनाओं को भड़काने का काम करती हो। और रही बात हर चीज़ पर किसी को भी देशद्रोही कह देना, ये भी सही नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं शब्दों का चुनाव हमारा ऐसा होना चाहिए कि जो ठेस है वो किसी को ऐसी ना लगे कि जो दुख दे जाए। क्योंकि अगर राजनीति के अंदर आपके पास अपने शब्द नहीं है तो शायद कहीं ना कहीं आपको राजनीति में दोबारा से सोचना चाहिए और वास्तव में हिंदी को, जो हमारी हिंदी है, उसे बड़े अच्छे से पढ़ना चाहिए कि जो वो शब्द बोल रहे हैं उनके मायने क्या होते हैं और वो कहाँ तक जाते हैं और उनका असर कहाँ तक होता है। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों ने अपना कीमती समय हमें दिया। तो आज सत्ता के टेम्परेचर में ये था एक अहम सवाल, अहम मुद्दा कि क्यों आखिर बोल बिगड़ते हैं और क्यों राजनेता ये नहीं समझ पाते कि उनके बिगड़े बोल कहां तक वार करेंगे और कितने लोगों की आस्थाओं को ठेस पहुंचाएंगे। आज सत्ता के टेम्परेचर में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।